इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और स्टार्टिंग हम करते हैं, पहला जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होता है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा बी डॉट ए दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा ये इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है इस प्रकार से, और इस एरिया का जो नॉर्मल है वो ये है नॉर्मल, ओके। और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे एंगल बना आपके पास ये थीटा, और आपके पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस प्रकार से फ्लक्स का हो जाएगा। सेकंड जो है आपके पास फॉर्मूला नंबर 2 वो है फ्राडेज लॉ ऑफ है। तो फ्राडेज लॉ की जो सेकंड इक्वेशन है, फ्राडेज इक्वेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसी भी कॉइल में जब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, और आंसर इसका वोल्ट में आ जाएगा, यूनिट आप बाद में लिख लेंगे। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, जहाँ पे फाई क्या है, फ्लक्स है। नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे मोशनल ईएमएफ का। क्या? मोशनल ईएमएफ। E इज इक्वल टू, ये होता है BLV। क्या होता है? BLV। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये तभी होगा अगर B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V है। अगर इनके में से कोई भी दो पैरेलल हो जाएंगे, दो पैरेलल होने का मतलब है इधर आप ऐसे गए B पैरेलल टू L परपेंडिकुलर टू V हो तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ऐसे हो B परपेंडिकुलर टू L है बट L पैरेलल टू V है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। या फिर ऐसे हो B पैरेलल टू किसके है, V के है, और V परपेंडिकुलर टू किसके है, L के है, तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी कहने की बात है पैरेलल, इनमें से कोई भी पैरेलल नहीं होने चाहिए, सारे सारे परपेंडिकुलर होने चाहिए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला। फोर्थ जो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, वो हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपके पास क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है L इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाई करंट I। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाई करंट I, और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो सेल्फ इंडक्शन से, सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ में इसमें एक पॉइंट जोड़ देता हूँ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जगह E इज इक्वल टू माइनस L डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फॉर्मूला होता है हाफ L I स्क्वायर। 6 नंबर फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है लॉन्ग सोलेनोइड के लिए निकाल रहे हैं हम। किसके लिए? लॉन्ग सोलेनोइड का। तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। ये इसके फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है जो N होता है ना, जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो N होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई L। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में ये फॉर्मूला लिखना हो तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस N को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस N को हम लिख सकते हैं N इंटू L, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर L स्क्वायर A और डिवाइड बाई L। L से यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो ये फॉर्मूला आपके पास ऐसे भी बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, जहाँ पे आपको पता है ये जो n है, n इज इक्वल टू क्या है, n डिवाइड बाई l, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो जो भी आप फार्मूला याद करोगे ना, फार्मूले की टर्म्स आपको अच्छे से याद होनी ज़रूरी है। टर्म्स याद होंगी तभी न्यूमेरिकल में उसे आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। 7 नंबर फॉर्मूला हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अम के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। और अगर इसके कारण मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू तो हो जाएगा माइनस एम डी आई डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा। ओके, फिर हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ही दो कोएक्सियल सोलेनोइडल कॉइल्स के लिए या सोलेनोइड्स के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। कुछ इस प्रकार से डायग्राम था, आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ साथ में। ऐसे करके एक सोलेनोइड था, इसके साथ ये दूसरा था। सपोज करो इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट आई करंट जा रहा है, तो ये जो दूसरे वाला है इसके अंदर कितना एसोसिएट होगा वो हमें निकालना था। तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, एम इज इक्वल टू, वो आपके पास रहेगा म्यू नॉट N1 N2 ए एल, म्यू नॉट N1 N2 ए एल। इसको आप वैसे भी जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर भी चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में फॉर्मूला लिखा है। जो 9th नंबर फॉर्मूला आपके पास नेक्स्ट होने वाला है वो हम लिखेंगे अगर मान लीजिए दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हों, एक कॉइल इस प्रकार से है और दूसरी कॉइल इस प्रकार से है, सेंटर दोनों का सेम है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तो हम इसके अंदर लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। तो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2। अब यहाँ पे R1 R2 क्या है वो देख लें। ये जो अंदर वाली कॉइल है इसको हम बोलते हैं, इसकी रेडियस होगी R1, बाहर वाली की रेडियस कितनी होगी R2। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा गया म्यू नॉट A1 डिवाइड बाई 2R2, म्यू नॉट A1 डिवाइडेड बाई 2R2 ऐसे लिखा जाएगा। ये इसमें चाहे करंट कोई सी में फ्लो करे, अंदर वाले में फ्लो करे या बाहर वाले में फ्लो करे, ये रिजल्ट इतना ही आने वाला है। डजेंट मैटर कि करंट यहाँ फ्लो कर रहा है या यहाँ फ्लो कर रहा है, उसको आपको ध्यान ही नहीं देना। अगर कॉन्सेंट्रिक है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। नंबर 10 अल्टरनेटिंग EMF AC इंड्यूस्ड बाय जनरेटर। जनरेटर जो AC करेगा E इज इक्वल टू रहेगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप इसका मतलब समझ लें, N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, यानी आपको जो जनरेटर की कॉइल बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं वो है। B आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। A है आपको पता है एरिया है, क्रॉस सेक्शन है कॉइल का। ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है, क्या है, एंगुलर स्पीड है। और ओमेगा को आप ऐसे लिखते हैं, ये लिखा जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि 1 डिवाइड बाई टी, 1 डिवाइड बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी।
इसको आप फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये भी होता है आजकल 2 पाई न्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 11 नंबर फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की एक पीक वैल्यू होती है, एक RMS वैल्यू होती है, आपने पढ़ा दोनों को अच्छे से। उसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है IRMS इज इक्वल टू होता है I मीन बाई √2। 12 नंबर फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आपको पता है एक LCR सीरीज LCR सर्किट हो जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर जुड़े हुए हों, उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं और इम्पीडेंस को Z से लिखा जाता है। और ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा Z इज इक्वल टू R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है और R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर है तो रिजल्ट उतना ही आएगा इसे। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि XL जो है हेयर XL जो है वो आपके बराबर है 2 पाई न्यू L के बराबर है। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। और ये जो XC है ये है 1/2 पाई न्यू C। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। 30 नंबर फॉर्मूला है और वो क्या है? पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट ये होता है cos फाई और ये होता है R/Z। दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ द LCR सर्किट। फिर LCR सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होता है, इसको Q फैक्टर बोलते हैं। Q फैक्टर, तो Q फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/R रूट L/C, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ω/R डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ω। ये भी हो सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बात मेंशन कर दें कि हमने जो 2 डेल्टा ω लिखा है ये क्या है? इसको बोले जाते हैं बैंड विड्थ। क्या बोला जाता है? बैंड विड्थ। इसको बैंड विड्थ कहते हैं। और ये जो ω/R है इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 15th नंबर फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू है 1/2 पाई रूट LC। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन 16 नंबर हम फार्मूला लेते हैं, वो लेते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर इन AC सर्किट। AC सर्किट की जो एवरेज पावर होती है P एवरेज, वो होती है VRMS IRMS cos फाई।
और यहाँ पे फाई क्या है, व्हाट इज़ द फाई, फाई यहाँ पे है फेज एंगल, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये फेज एंगल कैसे निकालते हैं वो देख लो आप। देखिए आपके पास सर्किट में 3 एलिमेंट होते हैं, एक होता है इंडक्टर एक्सएल, एक होता है कैपेसिटर एक्ससी और एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अगर तीनों को मैं सर्किट में जोड़ूं और इसका फेजर डायग्राम हम बनाएं तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक्सएल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक्ससी आएगा। करंट जो होता है वो ये डायरेक्शन होती है करंट की, ये करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सएल है तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो होगी वीएल, इधर जो वोल्टेज होगी वो होगी वीसी और इधर जो वोल्टेज होगी वो होगी वीआर। अब आप देखते हो करंट का वोल्टेज का फेज, अगर करंट का वोल्टेज का फेज आप देखते हो, अगर आप इंडक्टर में देखते हो वीएल है, ये करंट है, तो आप देखते हो इंडक्टर 90 डिग्री आगे चलता है। तो 4 इंडक्टर फाई कितना है, 90 डिग्री है और इसमें क्या है, वीएल लीड करता है, वीएल लीड्स टू आई। ओके, और अगर आप रजिस्टर में देखते हो तो सेम फेज है, तो रजिस्टर के केस में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कैपेसिटर के केस में आप देखते हो तो आप देख पा रहे हो कैपेसिटर केस में, ये देखो वीएल पीछे है और वीआर, क्योंकि इसकी जो, एक बात और ध्यान देख लो, इसकी जो रीडिंग है ना, इसके पूरे ग्राफ की जो रीडिंग है वो रीडिंग की जाती है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, फेजर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। तो एक्सी पहले आया है और ये बाद में आया है, इसका मतलब अगर आप इधर जाओगे तो आगे कौन है, आगे कौन है, आगे है करंट, तो मतलब करंट लीड कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, आई लीड्स करेगा, आई लीड्स। अगर आई लीड्स करता है तो कैपेसिटिव सर्किट है, एल लीड वी एल लीड करता है तो इंडक्टिव सर्किट है और सेम फेज में है तो 0। तो ये वैल्यूज़ हम उसके अकॉर्डिंग फाई की जो वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस फेजर के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा 17th फॉर्मूला वो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो, और ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है NS डिवाइडेड बाई NP का रेशियो। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी और प्राइमरी का जो भी रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं। और आपको पता है NS बाई NP किसके बराबर आया था, यह आया था ES डिवाइडेड बाई EP के बराबर, और ये आपके पास अब आता है IP डिवाइडेड बाई IS के बराबर। तो इसका मतलब जो ये है IP बाई IS, इसको भी आप ट्रांसफार्मर रेशियो बोल सकते हो, ES अपॉन EP को भी आप ट्रांसफार्मर रेशियो बोल सकते हो और NS अपॉन NP को भी आप ट्रांसफार्मर रेशियो यहाँ से कह सकते हो। 18th जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इफ़िशियंसी किसी भी आपको डिवाइस की निकालनी हो, ईटा तो उसका सिंबल है, और ये बराबर होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। यानी आपने कितनी पावर ली और कितनी पावर वो लेने के लिए आपने उसमें खर्च की, उसका जो रेशो होता है वो इफिशियंसी होता है। ट्रांसफार्मर के लिए इफिशियंसी पावर आउटपुट होती है इसके अंदर EP नहीं, P फॉर प्राइमरी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट है ना, तो हो जाएगा ES IS और इनपुट क्या है EP IP। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो आउटपुट होती है, इनपुट होती है, ये इनपुट है, और सेकेंडरी है, ये कौन है, आउटपुट है। तो इसका जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी बोलते हैं। और एक बात आप ध्यान रख लेना, कोई भी जो ट्रांसफर होता है, नो ट्रांसफार्मर इज 100% इफिशियंट। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ईटा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता,
इसकी जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको पता है कॉपर हमने यूज़ किया तो कुछ तो पावर लॉस करेगा ना, वो बेस्ट से बेस्ट आप कॉपर यूज़ कर रहे हो। और बेस्ट अगर आप बनाना चाहो तो आप गोल्ड यूज़ कर सकते हो, बट सुपर कंडक्टर तो वो भी नहीं है, उसका रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ पावर लॉस वो भी करेगा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, हालांकि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, बट ये 18 फार्मूले हमने लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनको आप याद कर लें, आपके सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।